भारत माता की नग्नता का चित्रण इस पर जिन्होंने अभी बोला है, मैं इस पे बताना चाहूंगी कि कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी यारियां। एक सीन था उसमें कि एक लड़की जिसको भारत माँ का रोल प्ले करना होता है स्टेज पर, एक कॉलेज का एक फेस्ट है, उसकी साड़ी खुल जाती है स्टेज पर और पूरा एक सीन है, सब तालियां बजाते हैं, बहुत हंसते हैं। वो बिल्कुल भारत माता की तरह ड्रेस्ड होती है और फिर जो सोल्जर, जो जवान उनको देखता है वो एकदम एक्साइट हो जाता है, सेक्सुअली एक्साइटेड, और फिर अचानक से वो लड़की जो भारत माता बनी है उस फेस्ट में, वो खड़ी हो जाती है और शीला की जवानी पर डांस करने लगती है। ये सीन यारियां फिल्म का है, टी सीरीज ने बनाई थी। हमने जेम्स ऑफ बॉलीवुड से इसका बहुत विरोध किया है, कई बार ये क्लिप डाला है, हालांकि आज तक ये सीन डिलीट तो नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके की गंदगी कम से कम अब लोगों को पता है कि दिखाई जाती है। टी सीरीज की एक और फिल्म की बात करती हूँ आपसे, कुछ सालों पहले आई थी इंदु की जवानी। ये फिल्म OTT पे ही बहुत जल्दी आ गई थी, रिलीज होने के बाद कोरोना काल में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक लड़की है इंदु गुप्ता, जो गाजियाबाद की है, कोई 20-21 साल की लड़की है, शायद कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। उसके जीवन में सबसे बड़ी परेशानी है कि उसका बॉयफ्रेंड, उसे पता चलता है कि वो उस पर धोखा दे रहा है, उसे चीट कर रहा है किसी और लड़की के साथ। तो उसको उसकी सारी सहेलियां ये समझाती हैं कि दरअसल क्योंकि तुम उसको सेक्स नहीं देती हो इसलिए उसने तुम्हें धोखा दिया। तो इस पिक्चर में शुरू में एक मैसेज दे दिया जाता है कि अगर आप एक यंग लड़की हो और इस तरीके से कंजर्वेटिव हो फालतू में, तो आपको प्यार नहीं मिलेगा जिंदगी में, मतलब आपकी गलती है अगर आपका बॉयफ्रेंड इस पर चीटिंग कर रहा है। तो फिर वो एक डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लेती है जिसका नाम टिंडर के ऊपर रखा गया है नाम। ज्वाइन करके उसे पहले लड़का मिलता है समर, हैदराबाद से दिखाया गया है, वो उसे मिलती है, उसे घर पे बुला लेती है। इसी पिक्चर में बार बार ये दिखाया गया है कि जितने भी आसपास के उसके लड़के हैं, जैसे जो उसके हिंदू कॉलोनी के लड़के हैं, वो हमेशा या तो जगरातों में जाते हुए मिलते हैं या मंदिर में, वो उसे हमेशा बहुत गंदी नजर से देखते हैं। अगर वो उसे दीदी कहते हैं तो भी उसे ऐसी नजर से देखते हैं, अगर वो उसे बेटी कहते हैं तो भी उसे ऐसी निगाहों से देखते हैं। जब समर घर पे आता है तो उसे लड़की को पता चलता है कि ओह, ये समर तो दरअसल समर खान है और ये हैदराबाद इंडिया का नहीं, ये तो पाकिस्तान के हैदराबाद का लड़का है। और पिक्चर के एंड तक ये प्रूव हो जाता है कि जितने भी लोग जगराता में जा रहे थे वो कैरेक्टर के सबसे गंदे लोग थे, ढीले लोग थे, उनसे इंदु को खतरा है। लेकिन समर खान जो पाकिस्तान का है वो उसको बचाता है और वो सबसे अच्छा लड़का उभर कर पूरी फिल्म में आता है। ये फिल्म खूब OTT पे चली थी, टी सीरीज की फिल्म थी। कमाल की बात यह है कि टी सीरीज जिसने फाउंड किया था गुलशन कुमार, उसको दाऊद इब्राहिम, जो बाद में पाकिस्तान खुद चला गया था, उन्होंने उसको मारा था और वो भी मंदिर के बाहर मारा था। ये इस फिल्म इंडस्ट्री के कारनामे हैं। उससे 1-2 साल पहले एक फिल्म आई थी अतरंगी रे, सारा अली खान उसकी एक्ट्रेस और अक्षय कुमार जैसा बड़ा मेगा स्टार उसका हीरो। इंसिडेंटली ये भी टी सीरीज की फिल्म थी। इस फिल्म में एक डायलॉग था, क्योंकि ये एक इंटरफेथ रिलेशनशिप, यानी हिंदू लड़की बनी है सारा और आरिफ खान बना है, आरिफ या याद नहीं मुझे नाम, अक्षय कुमार। तो लड़की डायलॉग बोलती है, आपको जानना है क्या, और ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये बिल्कुल जो लड़की बोलती है मैं वो बोल रही हूँ, मैं हिंदू ठाकुर लड़की, ये कतई मियाँ भाई लौंडा, इसे कहते हैं लव स्टोरी। ये इस पिक्चर का मैसेज था। तो फिल्में इस तरीके से हमारे देश में, हिंदू मेजॉरिटी सो कॉल्ड नेशन में, सबसे बड़े ब्रांड्स ये फिल्में बना रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये फिल्मों के ब्रांड्स बनाने वाले, इनका मेन धंधा एक्चुअली डिवोशनल सॉन्ग्स का है। टी सीरीज का सबसे बड़ा बिजनेस आज भी डिवोशनल भक्ति सॉन्ग्स का है। तो ये क्यों बनाते हैं ये समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस तो इन फिल्मों से उनको नहीं मिलता, बिजनेस तो उन्हें किसी और चीजों से मिल रहा है। फिर ये समझने की जरूरत है कि ये दरअसल ये सब, इसके पीछे क्या कारण क्या है। कारण बहुत पुराने हैं। पता नहीं कितने लोगों को यहाँ बैठे हुए पता है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बोलूंगी, उसकी शुरुआत, उनके जनक माने जाते हैं दादा साहब फाल्के।
आपको पता है उनकी फिल्म बनाने की प्रेरणा क्या थी? उन्होंने एक फिल्म देखी थी द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, तो उन्होंने सोचा जब जीसस के ऊपर फिल्म बन सकती है, क्रिश्चियनिटी पर ऐसी फिल्म बन सकती है, तो हम हिंदू धर्म पे क्यों नहीं बननी चाहिए। तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ और मैं अपने राम, अपने कृष्ण, अपने शिव, अपने ही वेद पुराणों पर फिल्में बनाना चाहता हूँ। बहुत ड्रिवन आदमी थे, उनकी कहानी बहुत कम सुनने को एक्चुअली उनकी लाइफ स्टोरी मिलती है, लेकिन 10 सालों में उन्होंने कोई 100 फिल्में बना डाली थी, बहुत फिल्में बनाई। और ऐसी ऐसी कि मतलब पहले थिएटर नहीं होते थे, पहले जैसे सर्कस का पूरा लगता है ऐसे ही सब अरेंजमेंट करके ऑन द स्पॉट पिक्चर दिखाई जाती थी। तो एक लंका दहन फिल्म तो ऐसी थी जिसके 7 शोज एक दिन में होते थे, वाइल्डली पॉपुलर फिल्में। फिर अचानक से हम देखते हैं कि 1947 के बाद पूरा सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पर कम्युनिस्टों का और जैसा नेवर जी ने अभी कहा एक लाहौरी ग्रुप का पूरा यहाँ पर आ जाता है और पूरा फिल्म का स्वरूप बदल जाता है, पूरा उसका कैरेक्टर बदल जाता है। कुछ समय बाद बिल्कुल आजादी की एक फिल्म आती है मुगले आजम, जिसमें अकबर को तैमूर की वंशज ऐसा बता के उसको ग्लोरीफाई किया गया है। एक फिल्म आई थी छलिया, राज कपूर ने बनाई थी, जबकि उसकी खुद फैमिली माइग्रेट करके आई थी। उस फिल्म का भी मैसेज ऐसा था कि जब एक जज अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो पीछे राम जी और सीता जी की फोटो दिखाई जाती है, ये दिखाने के लिए कि दरअसल उसे प्रेरणा शायद राम जी से मिली थी। ये पिक्चर यहाँ पर इतने सालों से चली। आप सबको पता है दीवार फिल्म में कैसे बिल्ला नंबर 786 को ग्लोरीफाई किया गया जबकि हीरो मंदिर नहीं जाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने इस पर आई एम प्राउड टू से कि बहुत काम किया है, और देर से ही सही 30 साल बाद सही, लेकिन लोगों को पता तो चला कि दरअसल धन्यवाद कि वो देखते थे तो उसमें एजेंडा क्या था। एक बार मैंने अपने पिताजी से भी पूछा था कि आपके समय पर फिल्में आती थी, कभी विरोध नहीं हुआ? उन्होंने कहा बेटा कौन करेगा, हम लोग नौकरी करने वाले लोग थे, कामकाजी लोग थे, ये फिल्में देखता कौन था? समाज के दरअसल निचले हिस्से के लोग। मैं पैसे में नहीं कह रही, मैं उनको कह रही हूँ, तो थोड़े आवारा किस्म के लोग थे, दरअसल वो पिक्चरें देखने जाते थे। और ये बात ठीक है कि कुछ सालों पहले तक पिक्चर देखना, पिक्चर बनाना, पिक्चरों में इस तरह काम करना कोई बहुत अच्छी बात मानी नहीं जाती थी। बहुत अच्छे घरों की लड़कियों को कोई अपने घरों में कोई भेजता भी नहीं था। और मुझे तो इतना तक याद है, मम्मी बताते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा फिल्मों देखने वाला या इसे डायलॉग मारकर या नाचने कूदने वाला होता था तो उसकी तो शादी में भी दिक्कतें आती थी। पर आज हम देखते हैं कि सब कुछ बहुत बदल गया है। आज फिल्म ये एक पूरा ना पीआर के थ्रू हुआ है। फिल्मों वालों को आज हम स्टार्स बोलते हैं। स्टार्स, ये टाइटल दरअसल उन्होंने खुद को ही दिया है। फिल्म मैगजीन्स के द्वारा ये टाइटल उन्होंने खुद से लिया है। आज इतना हो गया है कि फिल्म के सबसे ज्यादा सिविलियन अवार्ड जो होते हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण या और ये सब, इनमें एंटरटेनमेंट की संख्या बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टरों की इतनी नहीं मिलेंगी आपको बहुत बड़े बड़े काम करने वालों की या बहुत मेहनत से पढ़ाई करके कुछ बनने वालों की संख्या नहीं मिलेगी। आप कभी वो कीजिएगा जितने भी आपको, और अभी तो बहुत बदल गई हैं बातें इस सरकार के अंडर। इसमें आपको उदय जी भी बता सकते हैं कि पहले ये अवार्ड बिकते थे, लेकिन कुछ सालों पहले तक की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो सब कुछ तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भरा रहता था ये सारे अवार्ड्स। तो दरअसल हमारी ये बहुत गलती रही है कि हम इस पीआर कैंपेन में हम इसको सच मान लिया। हमने इन लोगों को वाकई में स्टार्स बोलना और समझना शुरू कर दिया। हम इनको इतने घर घर तक अपने ले आए हैं कि हमारे त्योहार इनके गानों के बिना अधूरे हो गए, हमारे शादियां इनके गानों के बिना नहीं होती। ये जो कपड़े पहनते हैं हम उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इनके डायलॉग बोलना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं। ये बहुत दुख की बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर पीछे म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट डालो तो शायद लोग अपना विवेक ही खो देते हैं और समझ नहीं पाते कि उन्हें दिखाया क्या जा रहा है। पिछले साल की बात है, होली पे मेरी सोसाइटी में गाना बज रहा था, हालांकि वो पंजाबी गाना था कि खेलेंगे आज जट खून दिया होलियां। अब मुझे पंजाबी आती है, अब सोचिए ये गाना होली पे नहीं है, ये गाना पता है किस पर है? कुछ पंजाब के जमींदार लोग राइफलें उठा के लैंड का कब्जा हटवाने जा रहे हैं। सोचिए, वो कह रहे हैं कि हम खून की होलियां खेलेंगे और ये गाना होली पे बज रहा है, सब नाच रहे हैं, इन्हें लग रहा है पता नहीं कौन सा होली का गाना है। तो हमारा एज अ सोसाइटी हम समझते ही नहीं है कि जो बोला जा रहा है उसका मीनिंग क्या है।
बस म्यूजिक लगा दिया जाता है, हम उस पर नाचना शुरू कर देते हैं। जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने जब क्लिप्स दिखाने शुरू हुए तो हमें हैरानी हुई कि लोगों को वाकई में समझ में नहीं आता था। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन उन्हें नहीं पता चलता था कि इस पीछे का एजेंडा क्या है। सो ये एक हमारी तरफ से बहुत प्रयास रहा है कि एंटरटेनमेंट इस इंडस्ट्री में काम करने वालों को हीरो समझना तुरंत बंद करें। इन्होंने इस प्रोपोगेंडा के साथ साथ बहुत व्यभिचार भी हमको बेचा है शुरू से ही। इंदु की जवानी फिल्म जो मैंने अभी आपसे बात करी, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी लड़का सबसे अच्छा है, सिर्फ ये एजेंडा नहीं परोसा गया, ये भी परोसा गया कि यंग लड़कियां गंवार हैं अगर उन्होंने बहुत कम एज में अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं करी। उसमें ये भी परोसा गया प्रोपेगेंडा कि टिंडर जैसी ऐप्स या इस तरीके की ऐप ज्वाइन करना ये सब बहुत नॉर्मल है, ये तो सभी करते हैं और अगर आप नहीं करते तो आप में कुछ प्रॉब्लम है। अभी ये वाला कंटेंट हमारे फोन पे बहुत इजीली अवेलेबल है, बच्चों के फोन पे भी बहुत इजीली अवेलेबल है। सोचिए स्कूल के 100 मीटर दूर तक अल्कोहल की दुकान तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन उन्हीं के मोबाइल फोन पे ऐसा कंटेंट वो ना देखें उसके लिए कोई प्रावधान अभी है नहीं। एक ऐप होगी तो वो खुद ही आपसे पूछेगी आर यू अंडर 18। कौन होगा बच्चा जो लिखेगा नहीं आई एम नॉट, इतना तो सबको आता है, और सारा कंटेंट उसके लिए अवेलेबल है। ये दरअसल ये मैं बहुत कन्विंस्ड हूं इस बात को लेकर कि ये टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं होगा, ये सरकारों से भी सॉल्व नहीं होगा। जो फोन पर आ चुका है और बच्चे आजकल फोन से सब कुछ एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की एग्जाम की जो सेशंस है वो भी फोन पे ही देख रहे हैं। पूरा ऑनलाइन क्लासेस मतलब स्कूल में बट रहे हैं आजकल फोन, मोबाइल फोन, क्योंकि उससे क्लासेस होती हैं। पर आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें बच्चों के लिए वो ना देखें ऐसा कोई प्रावधान हो। देयर आर नो चाइल्ड फ्रेंडली फोन्स। मोबाइल सिम भी सिर्फ एडल्ट्स को ही मिलता है, लेकिन उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है। अब ये ना आए इसका एकमात्र तरीका मुझे ऐसा लगता है कि वो ये है कि समाज से इतना बड़ा पुशबैक हो कि इसमें जो काम करने वाले हैं उनको बिल्कुल नीच निगाहों से देखा जाए। उनका सोसाइटी में जो हमने उनको पेडेस्टल पे बिठा दिया उसको बिल्कुल गिराया जाए, उनको रिस्पेक्ट खत्म हो। आज देखिए पॉर्न और एक अंडरवर्ल्ड जैसी इंडस्ट्रीज और पॉर्न जैसी अंडरग्राउंड जैसी इंडस्ट्रीज तो चलती हैं, वो तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सॉफ्ट पॉर्न करने वालों को हम स्टार्स बोलते हैं, वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं। हमको उसको बुरी तरीके से रिवर्स करना पड़ेगा और उसके लिए हमको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी ही पड़ेगी। अगर हमको लगता है कि इस इंसान ने, इस ग्रुप ने या फिर इस स्टार ने सो कॉल्ड कभी किसी हिंदू देवी देवता पे भी बहुत गंदा मजाक किया है और इस तरीके का इतना गंदा व्यभिचार दिखाया है जो सीधा सीधा रेप को बढ़ावा दे सकता है, जिससे समाज में कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ गंदगी ही फैल रही है, उसका हम पूरी तरीके से उसको बॉयकॉट करें। जैसे हमारे घरों में वो नहीं बजना चाहिए, अगर बच्चा बचाता है तो उसको बताया जाए। हम सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो चीज को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। अगर बड़े लोग वो गाना बजाएंगे, उस पे डांस करेंगे, तो हम बच्चे को नहीं कह सकते कि नहीं ये खराब है तेरे लिए। हमको दरअसल अपनी मानसिकता ऐसी करनी पड़ेगी कि हम काम वही करें जो बच्चे के लिए अनुकूल हो, क्योंकि देखा जाए तो वही सात्विक है। आप मुझे बताइए, एडल्ट कंटेंट जिसको ये बोलते हैं, क्या सारे एडल्ट एक साथ बैठकर देख सकते हैं? अभी जो क्लिप की बात कर रहे हैं ऑल्ट बालाजी की, जिसमें संजीव निवंड ने बात करी, मैं आपको उस बारे में बताती हूँ दरअसल वो सीन है क्या। सीन ऑल्ट बालाजी का एक सीरीज है XXX, उसमें एक आदमी जैसे घर में एंटर करता है, सामने होने वाली उसकी दादी, मतलब उसकी शादी एक लड़की से होने वाली है, तो जो उसकी दादी है यानी होने वाली दादी, होने वाली भाभी, होने वाली बहन, तीनों उसको फैंटेसाइज कर रही हैं कि वो कितना हॉट है, उसको सेक्सुअली फैंटेसाइज कर रही हैं और वो सीन पूरा दिखाया गया है, पूरा एक्सप्लिसिट सीन है। तो उस सीन में जब हमने कंप्लेंट किया था ऑल्ट बालाजी से, तो उन्होंने हमको 2 रिप्लाई लिखकर भेज दिए जेम्स ऑफ बॉलीवुड को। एक कहा कि हम तुमको फोर्स तो नहीं कर रहे देखने के लिए, दूसरा बोले कि ये तो पेड ऐप है, कि पैसा दे के देख रहे हो, फ्री में तो नहीं दिखा रहे, जो कि बिल्कुल गलत तर्क है। ज्यादातर ऐसे ऐप्स आपको सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिलते हैं,
आप कोई मोबाइल सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप कोई डेटा प्लान लेते हैं, इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, उसके साथ फ्री मिलते हैं। अगर ये सिर्फ पेड ऐप होते तो ये सस्टेन नहीं कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल, जैसे संजीव जी ने कहा था, एकदम निर्लज इनके आर्गुमेंट्स थे, बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमको इनके प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी पड़ेगी। अगर ओल्ड बालाजी ऐसे चीजें बना रहा है तो हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं वो अच्छी चीजें भी तो बना रहे हैं, उन्होंने ऐसी वाला गाना भी तो बनाया था। हम ये करना बंद करें, ये मेरा आप से मैसेज है। और बहुत मुश्किल नहीं है, मेरी लाइफ में बॉलीवुड का कोई रोल नहीं है, मेरे घर में नहीं बजता। सौभाग्य से मेरे ससुर सितार वादक हैं, वैसे रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं, लेकिन वो बजाते हैं। उनके द्वारा मुझे राग का और इस पूरी क्लासिकल आर्ट्स का काफी पता चला है। पर हमारा जीवन बिल्कुल इनके बिना बहुत अच्छे से चल सकता है, बल्कि ज्यादा अच्छा चलेगा। फोक, क्लासिकल आर्ट्स, इनसे अगर हम इनको बजाएंगे, हमारे त्योहार भी ज्यादा एक्चुअली अच्छे ही लगेंगे। आप राजस्थान में देखिए कभी, वहाँ पे अभी भी थैंकफुली बॉलीवुड का पेनिट्रेशन आपको वहाँ कम मिलेगा। वहाँ का राजस्थानी फोक बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब शादियों में सब जगह वही बजता है, बहुत सुंदर लगता है। ये मेरी बस आपसे अपील है फिलहाल, बाकी तो आपको बताएंगे ही कि जितना हो सके इनको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखकर अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। धन्यवाद।